Hello guys, you are all welcome in your channel Beyond Imagination. So today I am going to start a new topic. Actually इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो एसएससी सीएचएसएल के लिए जो न्यू वैकेंसी आई है बेसिकली उस पर बात करेंगे। हम लोग जानेंगे यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है आपको एलिजिबल होने के लिए, इसमें क्या सिलेबस रहने वाला है और कौन से कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, सारी चीज़ें A to Z हम लोग यहाँ पर डिटेल में इसको देखने वाले हैं और पूरा प्रोसेस देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इसका जो एग्ज़ाम होंगे बेसिकली एसएससी सीएचएसएल में क्या होता है, दो एग्ज़ाम होते हैं, दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 होता है एंड देन आफ्टर सम डेज विद इन आफ्टर 30 डेज तुम्हारा पेपर सेकेंड लिया जाता है। सो अप्रोक्स अगर बात करें तुम्हारा फर्स्ट पेपर जो इस बार होने वाला है 23 में वो लगभग अप्रोक्स 22 अगस्त के समथिंग होने वाला है और जो तुम्हारा सेकेंड पेपर होगा वो तुम्हारा सितंबर में होगा जाके। सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं और ये भी देखते हैं कि कितनी सीट्स हैं। अगर सीट्स की बात करें तो 1600 सीट्स इन लोगों ने निकाली हैं। तुम्हारे लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए पोस्ट्स हैं। यहाँ पर अलग अलग कैंडिडेट अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। इन्होंने अच्छी खासी पोस्ट दी है, तुम्हारी 16 से पोस्ट कम नहीं है। यहाँ पर अगर देख लें, सबसे पहले अगर फीस की बात करें कि जो कैंडिडेट हैं अगर अप्लाई करना चाहते हैं उनको कितनी फ़ीस पे करनी होगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको 100 रुपीज़ पे करनी होगी। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करना चाह रही है तो उनको कोई फ़ी नहीं पे करनी होगी, उनके लिए 0 रुपीज़ फ़ी है। एज वेल एज सिमिलरली अगर एससी कैटेगरी से हो या एसटी या पीएच कैटेगरी से, मतलब फिजिकल हैंडीकैप्ड वगैरह हो, तो आपको भी कोई फ़ीस नहीं वहाँ पर पे करनी है। आपको 0 रुपीज़ में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। केवल फीस वही लोग पे करेंगे जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लाई करते हैं, उनके लिए 100 रुपीज़ ओनली फ़ी पे करनी है। फीस पे करने का माध्यम जो आपको पता है अभी डिजिटल का ज़माना है, तो आप यूपीआई या तुम बैंक के कार्ड के जरिए कर सकते हो। अगर कोई ऑफलाइन करना चाहता है तो फिर वो एसबीआई के चालान, बैंक में जाकर चालान से भी फीस अपनी पे कर सकता है। सबसे पहले बात करें, जो एप्लीकेशन बिगिन है वो तुम्हारा 9 तारीख यानी कि कल स्टार्ट हो गया था, जो कल बीत गया है कल। तो यानी कि डेट जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने की है वो 9 तारीख से शुरू हो गया, 9 मई से, बट जो एक्चुअल डेट है स्टार्टिंग वो आज है। बिकॉज कि कल जो साइट थी जो तुम्हारी एसएससी की वो प्रॉपरली वर्किंग कर रही है और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 8 है, ठीक है, यानी कि 8 जून है। तो अप्रोक्स तुमको लगभग 1 महीना मिल रहा है, 29 दिन मिल रहे हैं आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो सफिशियंट टाइम है। अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो कर सकता है। ऑनलाइन पेमेंट लास्ट डेट 10 तारीख को, 8 तारीख तक आप फॉर्म भर लो। अगर पेमेंट नहीं भी कर पा रहे हो 8 तारीख को तो 10 को कर लो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो डेट है लास्ट डेट से 2-3 दिन पहले ही अपना फॉर्म सबमिट कर दें। बिकॉज फिर लास्ट में यहाँ पर साइट पे एक्सेस लोड ज़्यादा हो जाता है जिससे साइट बहुत स्लो चलती है, तो लास्ट में काफ़ी कैंडिडेट्स के फॉर्म भी नहीं फिल हो पाते हैं पूरे। तो एक सबसे बड़ा मेजर इशू ये है कि आपको फॉर्म पहले ही फिल करना रहेगा। लास्ट डेट 10/6 को आप, यानी कि जून में 10 तारीख तक आप लास्ट पेमेंट कर सकते हैं। ऑफलाइन की बात करें तो एक दिन और इन लोगों ने बढ़ा दिया है, जैसा मैंने बताया था, चालान के जरिए तुम्हारा भी ऑफलाइन पेमेंट हो जाएगा। अगर बैंक में जाओगे तो 11 तारीख तक वो भी पे कर सकते हो। करेक्शन डेट के लिए यहाँ पर ये विंडो ओपन करेंगे अगेन 14-15 तारीख, यानी कि एक दिन का टाइम रहेगा तुम्हारे 14 से 15 दिन। 14-15 जून को ये विंडो ओपन रहेगी, इनकी साइट अगेन ओपन होगी, वहाँ पर तुम करेक्शन कर पाओगे। और जो ऑनलाइन एग्जाम होगा मैंने तुम्हें बताया था, जो पेपर 1 है वो चलने वाला है 2 से 22 के बीच में तुम्हारा ये पेपर चलेगा अगस्त का, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कि मतलब अच्छा खासा टाइम है तुम्हारे पास, अगर तैयारी कर रहे हो सही से तो अगस्त में इजीली आप एग्ज़ाम दे पाओगे। सेकेंड जो एग्ज़ाम होगा वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगा, बट मैं तुम्हें बता दूं अगस्त के बाद सितंबर के समथिंग तुम्हारा सितंबर के लास्ट में कहीं सेकेंड पेपर होगा। तो फर्स्ट पेपर के लिए अच्छा खासा टाइम है। अभी तुम्हारा मई चल रहा है, मई के बाद जून जुलाई अगस्त में कहीं तुम्हारा पेपर होगा जाके। तो सिलेबस भी हम लोग देखेंगे, जाना कोई हार्ड सिलेबस है नहीं, तो ईजिली हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। मूविंग फर्दर, और यहाँ पे कुछ पोस्ट देख लें कि जो पोस्ट निकली हैं वो एक्चुअली कौन कौन सी वैकेंसी हैं, किस किस पद के लिए वैकेंसी इन लोगों ने निकाली हैं। सबसे पहले बात करें अगर, तो इन्होंने लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी, फिर उसके बाद जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएसए के लिए पोस्ट निकाली हैं।
पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट, और लास्ट में तुम्हारी डेटा एंट्री ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ये 3 तरीके की, इन लोगों ने 3-4 तरीके की पोस्ट निकाली हैं, जो आपके अकॉर्डिंग आपको कंफर्टेबल लगे आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई करिए। सबसे अच्छी बात कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केवल रखा है इन्होंने कि अगर 10+2 पास आउट हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हो। ठीक है, 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम किसी भी बोर्ड से आप पास आउट हो इंडिया में तो आप अप्लाई कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि यूपी के ही कैंडिडेट डाल पाएंगे या महाराष्ट्र या कर्नाटक के, आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं इंडिया में, 10+2 किया है, देन यू कैन इजिली फिल दिस फॉर्म। ठीक है, मूविंग फर्दर, और यहाँ पर और हम लोग इसका सिलेबस देख लें। सिलेबस देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें और कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, सबसे पहले मैंने बता दिया कि जो तुम्हारा फॉर्म है वो 9 तारीख से शुरू हो गया है और उसके बाद ये चलने वाला है तुम्हारा 8 यानी कि जून तक चलने वाला है। मूविंग फर्दर, यहाँ पर अगर इनका नोटिस देख लें, इनका कुछ इस तरीके का नोटिस तुम्हें देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें, इन्होंने वही पूरा नोटिस में वही बताया कि कौन सी चीज़ें कब काम करने वाली हैं। देखो यहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म इन लोगों ने पहले ही मैंने बता दिया 9/5 से तुम्हारा 8 जून तक चलने वाला है। लास्ट डेट, ये सब चीज़ें तुम्हारा जो एक नोटिस निकलता ना, वो हर एक तुम्हारी कोई भी साइट हो, कोई भी संस्था हो, वो हर एक संस्था नोटिस निकालती है। बेसिकली नोटिस में वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम्हारे वहाँ पर मेंशन रहते हैं। नीचे लिखा भी है, गवर्नमेंट सर्विस टू हैव ए वर्कफोर्स विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट आर इनकरेज टू अप्लाई। मतलब यहाँ पर लड़कियों को भी, वुमेन्स को भी थोड़ा इनकरेज किया गया है कि भैया वो लोग भी फॉर्म डालें उन फॉर्म को, और इसीलिए उन लोगों के लिए उन्होंने फी भी 0 रुपीज़ रखी है। एक सबसे अच्छी बात कि सबसे अच्छा क्वेश्चन लोगों का यही होता है कि भैया मोटिवेशन क्या। काफ़ी लोग सोचते हैं कि चलो अच्छा है कि जॉब तो लग जाएगी बट सैलरी क्या मिलेगी। सैलरी की पे स्केल की बात करें, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अगर तुम अप्लाई करते हो तो तुम्हारे पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग 19 लगभग 20,000 से स्टार्टिंग होगी और वो तुम्हारी 63,000 तक जाने वाली है। ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए तुम्हारी लेवल 4 की सैलरी मिलेगी, वो तुम्हारे 25,500 से स्टार्टिंग होगी और 81,000 तक जाएगी। और जब तुम लेवल 5 में पहुँचोगे तो तुम्हारी डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो सैलरी है वो 29,200 से शुरू होगी और वो तुम्हारी 92,000 तक जाएगी। सिमिलरली जो डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए हैं उनको पे लेवल 4 की सैलरी मिलेगी, वो भी तुम्हारे 25,500 से स्टार्टिंग होकर 81,000 तक जाने वाली है। तो सैलरी अच्छी खासी है, उसकी टेंशन मत लो। काम कोई ज़्यादा है नहीं, अच्छा काम रहता है, अच्छी पोस्ट रहती, तो आई सजेस्ट कि सभी लोग इसमें अप्लाई करें। मूविंग फर्दर, कुछ और पॉइंट्स इसमें देख लें कि जो इनका सिलेबस है वो सिलेबस क्या रहने वाला। सिलेबस जल्दी से एक बार हम लोग देख लेते हैं। सिलेबस की अगर बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज, जो तुम्हारी बेसिक लैंग्वेज है इंग्लिश, वो बेसिक पूछी जाती है फर्स्ट पेपर में। उसमें 25 नंबर के क्वेश्चंस होंगे और जो मार्क्स होंगे वो टोटल 50 मार्क्स, यानी कि पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का इंग्लिश में रहने वाला है। सो आउट ऑफ तुम्हारे 25 क्वेश्चन आपको मोस्टली 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बिकॉज पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहने वाला है। सो इंग्लिश का जो पूरा अगर कैलकुलेट करें तो 50 मार्क्स का पेपर रहेगा। सिमिलरली जनरल इंटेलिजेंस का भी तुम्हारा 50 मार्क्स, और क्वांटिटिव तुम्हारा जो एप्टीट्यूड है, बेसिक अर्थमेटिक है, वो भी 50 मार्क्स का रहने वाला है। ऐसे ही जनरल अवेयरनेस का भी तुम्हारा 50 मार्क्स का रहने वाला है। यानी कि टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करें तो 60 मिनट मिलेंगे, 60 मिनट, और 80 मिनट्स फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पैरा, यानी कि 60 मिनट तो आपको मिलेंगे इसको पूरा सॉल्व करने के लिए। तुम्हें चारों पार्ट को, यानी कि 200 मार्क्स का हो गया ये पूरा पेपर। MCQ टाइप का पेपर होगा तो इजीली जाना, डिफिकल्ट नहीं लगेगा कि ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, थ्योरी तो पोर्शन है नहीं इसमें। ये पूरा जो सिलेबस है वो देख लो। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या तुम्हारे एरर्स वगैरह, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स तुम्हारे और एंटोनिम्स वगैरह, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग, कन्वर्जन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, की सारी चीज़ें इंग्लिश लैंग्वेज में आने वाली हैं। सिमिलरली तुम्हारे जनरल इंटेलिजेंस में वर्बल, नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और इसमें तुम्हारे एनालॉगी वगैरह से भी क्वेश्चन आएंगे। कुछ सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम वगैरह से क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस में मिलने वाले हैं। मतलब जनरल इंटेलिजेंस का सिंपल सा मीनिंग यही होता है कि कोई एक पर्सन है वो कितना बियॉन्ड जाके सोच सकता है, और उस वजह से तुम्हारा ये जनरल इंग्लिश का सिलेबस इसमें रखा जाता है इंटेलिजेंस का। ठीक है, क्वांटिटिव अगर एप्टीट्यूड की बात करें तो तुम्हारा नंबर सिस्टम रहेगा, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस रहेंगे, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन और टिग्नोमेट्री, और लास्ट में तुम्हारा चार्ट वगैरह के क्वेश्चंस रहते हैं स्टैटिकल। ठीक है,
अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो ये कैंडिडेट की एबिलिटी पे तुम्हारा डिफाइंड होता है। जनरल अवेयरनेस की जो कैंडिडेट है वो कितना जानता है अपने कल्चर के बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में। चाहे तुम्हारा ये पूरा बेस्ड होता है तुम्हारे एंशियंट कल्चर पे, इकोनॉमिक और तुम्हारी जो पॉलिसी रहती हैं अपने कंट्री की। सो बेसिकली दिस वाज द सिलेबस फॉर एसएससी सीएचएसएल। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बोल सकते हैं, एंड आई शैल ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम देयर। सो थैंक यू गाइज फॉर टुडे, एंड वी विल सी यू इन अनदर वीडियो।